दिल्ली धमाके के बाद बेहद आक्रामक मूड में भारतीय सेना। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर मोदी सरकार की हाई लेवल मीटिंग। जिसका अंदेशा भारत के करोड़ों लोगों को पहले से था, वही हुआ। दिल्ली धमाके के तार जुड़ पाकिस्तान से, अब एक्शन में मोदी। इस बार भारतीय सेना के रडार पर पीओके और हाजी पीर दर्रा, राफेल, तेजस और सुखई पर अचानक जारी हुआ आदेश। बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल। दिल्ली धमाके के बाद भारतीय सेना और मोदी सरकार भयंकर एक्शन में दिख रही है। ऑपरेशन सिंदूर की तरह इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है और इसके संकेत मिलने लगे हैं। भारत में अशांति फैलाकर भारत को जो चुनौती दी गई है, भारत का जवाब उससे भी ज्यादा भयंकर होने वाला है। जांच एजेंसियों के हाथ जो सुराग लगे हैं, वह सीधे पाकिस्तान में बैठे आकाओं और उनके पाले हुए संगठन देश तक पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक की बरामदगी ने यह साफ कर दिया है कि यह तैयारी किसी छोटी मोटी वारदात की नहीं, बल्कि भारत 1900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक की बरामदगी ने यह साफ कर दिया है कि यह तैयारी किसी छोटी मोटी वारदात की नहीं, बल्कि भारत को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। डिफेंस एनालिस्ट साफ कह रहे हैं कि इस मर्ज की असली जड़, इस घिनौने खेल का कंट्रोल रूम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और वहां मौजूद हाजी पीर दर्रे में है। यह वही रास्ते हैं जहां से घुसपैठिए भारत में जहर फैलाने आते हैं। लेकिन अब दिल्ली में हुई इस हरकत ने भारत को वो मौका दे दिया है जिसका इंतजार 140 करोड़ भारतीय कर रहे थे। हवा में बारूद की गंध तेज है और साथ ही तेज है अटकलें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की। यह वो ऑपरेशन है जो न सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिलाएगा, बल्कि इतिहास की उस गलती को भी सुधारेगा जो पीओके के रूप में आज भी भारत के सीने पर एक नासूर की तरह चुभ रही है। मोदी सरकार की हाई लेवल की मीटिंग और बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं की अचानक तेज हुई एक्सरसाइज ने बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर और भी भयंकर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार ने क्या फैसला लिया है जिसकी जानकारी अब बाहर आ रही है? क्यों कहा जा रहा है कि इस बार भारत के निशाने पर पीओके होने वाला है जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या भारत सच में पीओके को वापस लेने के लिए एक पूर्ण युद्ध की तैयारी कर रहा है? इस बार ब्रह्मोस के साथ राफेल और तेजस का कौन सा कॉम्बो पाकिस्तान पर कहर भरपाने वाला है? क्या 1965 की उस भूल को भारत ठीक करने वाला है जिसमें भारत ने पीओके जीतकर भी उसे वापस लौटा दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत पीओके पर कार्रवाई करता है तो क्या पाकिस्तान का बड़ा भाई चीन चुप बैठेगा? दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह, किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। चलिए सबसे पहले उस चिंगारी को समझते हैं जिसने इस पूरे महा एक्शन की बिसात बिछाई है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक बेहद खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। यह कोई आम घुसपैठियों का काम नहीं था। जांच एजेंसियों ने एक ऐसे सफेद पश मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो कश्मीर से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। और इस मॉड्यूल की एक सबसे खतरनाक कड़ी थी डॉक्टर शाहीन शाहिदा। जी हां, एक डॉक्टर जो पिछले 2 साल से भारत में विनाश का सामान इकट्ठा कर रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक खुलासा तो यह है कि इस पूरे खेल के पीछे है जैश की नई वुमेन विंग, यानी महिला ब्रिगेड। और इस लेडी ब्रिगेड की कमान सीधे जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सैयदा अजहर के हाथों में है। यह संगठन अब पढ़े लिखे सफेद पश चेहरों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उन पर कोई शक ना कर सके। फरीदाबाद में मिला 2900 किलो विस्फोटक इसी साजिश का हिस्सा था, जो अगर कामयाब हो जाता तो देश में एक बहुत बड़ी तबाही मचा सकता था। अब सवाल उठता है कि यह सब हो क्यों रहा है? डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी के मुताबिक इन सभी समस्याओं की एक ही जड़ है पीओके और वहां मौजूद हाजी पीर दर्रा। यह वो इलाका है जिसे पाकिस्तान ने 1947 से ही घुसपैठियों की लॉन्चिंग पैड बना रखा है। सर्दियां आते ही जब बर्फबारी के कारण रास्ते बंद होने लगते हैं, पाकिस्तान बड़ी संख्या में इन शरारती तत्वों को भारत में धकेलने की कोशिश करता है। दिल्ली में हुआ यह हमला उसी घिनौनी रणनीति का हिस्सा है। कर्नल सोढ़ी का साफ कहना है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अगर इस जहर को खत्म करना है तो इसकी जड़ पर वार करना होगा
और वह जड़ पीओके में है। दिल्ली धमाके ने भारत को एक कॉजेस बिल्ली यानी कार्रवाई करने का एक ठोस कारण दे दिया है। अब भारत के पास पीओके को वापस हासिल करने का और इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक ऐतिहासिक मौका है। और इसी मौके को भुनाने के लिए जिस ऑपरेशन का नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ जाती है। यह नाम उनके लिए एक बुरे सपने जैसा है। आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद ठिकानों पर 80 से 90 घंटे तक लगातार सटीक और भयंकर हमले किए थे। उस ऑपरेशन में हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऐसा तांडव मचाया था कि जैश का बहावलपुर में मौजूद हेडक्वार्टर और लश्कर का मुर्दक्के में बना किला सब मलबे के ढेर में बदल गए थे। वो सिर्फ एक ट्रेलर था यह बताने के लिए कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, लेकिन लगता है पाकिस्तान को वो सबक याद नहीं रहा। इसीलिए अब जो तैयारी हो रही है वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की है और यकीन मानिए यह पहले से 10 गुना ज्यादा घातक और विनाशकारी होने वाला है। इस बार ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस अकेली नहीं होगी। इस बार उसके साथ मैदान में उतर रही है भारतीय वायुसेना की वह त्रिमूर्ति जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के रडार कांपने लगते हैं। राफेल, तेजस और सुखोई। यह सिर्फ फाइटर जेट नहीं है, यह आसमान के वो शिकारी हैं जो इस बार सिर्फ स्ट्राइक करने नहीं बल्कि पीओके पर कब्जा करने के इरादे से उड़ान भरेंगे। जरा इनकी और इनके भविष्य के हथियारों की ताकत का अंदाजा लगाइए। राफेल यह गेम चेंजर जेट अपने साथ दोहरी मारक क्षमता लाएगा। एक तरफ है स्कैल्प मिसाइल जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के बंकरों और कमांड सेंटरों को कब्रिस्तान बना सकती है, तो दूसरी तरफ है मीटियर मिसाइल। यह हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नजर से परे काम करती है। यह इतनी तेज है कि पाकिस्तानी F-16 या चीनी J-20 को सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा और वह आसमान में ही आग का गोला बन चुके होंगे। तेजस हमारा स्वदेशी बाहुबली जो पीओके के पहाड़ी इलाकों के लिए ही बना है, हल्का फुर्तीला और बेहद खतरनाक। तेजस इस बार सिर्फ रुद्रम मिसाइलों से लैस नहीं होगा बल्कि भविष्य में यह अस्त्र मिसाइल से भी लैस होगा। यह मेड इन इंडिया मिसाइल हवा से हवा में 100 किलोमीटर दूर किसी भी दुश्मन जेट को पलक झपकते ही खाक में मिला देगी। सुखोई SAMKI यह है हमारा हैवी वेट चैंपियन या आसमान का महाबली। यह अपने साथ सिर्फ ब्रह्मोस का मौजूदा एयर लॉन्च वर्जन ही नहीं ले जाएगा बल्कि भविष्य में यह ब्रह्मोस ANG यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन से भी लैस होगा। यह नई मिसाइल छोटी हल्की लेकिन पहले से भी ज्यादा घातक और तेज होगी। इसका मतलब है कि एक सुखोई अब एक की जगह कई कई ब्रह्मोस मिसाइलें ले जा सकेगा। यह तबाही का वो सुपर कॉम्बो होगा जिसका सामना करने की हिम्मत ना पाकिस्तान में है और ना ही उसके आका चीन में। लेकिन पीओके को वापस लेना क्या इतना आसान है? क्या यह सिर्फ पाकिस्तान से लड़ाई होगी? जी नहीं, यही इस खेल का सबसे बड़ा पेंच है। जैसे ही भारत पीओके की तरफ बढ़ेगा उसे 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर जंग के लिए तैयार रहना होगा। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ उसका ऑनल वेदर फ्रेंड चीन। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर से लेकर जनरल MM नरवाने तक सभी बड़े एक्सपर्ट्स यह चेतावनी दे चुके हैं कि आज के जमाने में 2 फ्रंट वॉर जितना तना लगभग नामुमकिन है। तो क्या चीन इस जंग में कूदेगा? इसका जवाब है हाँ, वह जरूर कूदेगा, क्योंकि पीओके सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, यह चीन के खरबों डॉलर के सपने का हाईवे है। चीन का सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीओके से होकर गुजरता है। चीन ने वहां बेहिसाब पैसा लगाया है और वह किसी भी कीमत पर भारत को वहां कब्जा नहीं करने देगा। तो क्या भारत डर जाएगा? क्या चीन के डर से भारत पीओके को भूल जाएगा? 2025 का भारत बिल्कुल नहीं। भारत ने इस 2 फ्रंट चुनौती का चक्रव्यूह पहले ही तैयार कर लिया है। इस वक्त भारतीय सेना जो कर रही है वह महज एक इत्तेफाक नहीं है। भारत एक ही समय पर पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रहा है। पूर्वोत्तर में चीन सीमा के पास हमारे राफेल तेजस और सुखोई गरज रहे हैं, तो वहीं पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। यह चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक सीधा और कड़ा संदेश है। यह संदेश है कि अगर तुमने पीओके के मामले में दखल देने की कोशिश की तो यह जंग सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि तुम्हारे घर तक पहुंचेगी। भारत ने दुनिया को साफ बता दिया है कि हम एक ही वक्त पर दोनों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह भारत का वो आत्मविश्वास है जो चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा रहा है। अब आते हैं इस पूरे महा ऑपरेशन के सबसे अहम और पहले टारगेट पर। अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होता है तो भारतीय सेना का पहला निशाना पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद नहीं होगी बल्कि वो होगा हाजी पीर दर्रा। यह वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है
जो पूरे पीओके की जंग का रुख पलट सकता है। यह दर्रा हिमालय की पीर पांजल रेंज में 8,652 फीट की ऊंचाई पर है। यह पीओके के रावलकोट को हमारे जम्मू कश्मीर के पुंछ से जोड़ता है। आज यह पाकिस्तान के कब्जे में है और वो इसका इस्तेमाल भारत 2023 में करेगा। मैं घुसपैठिए भेजने के लिए करता है, लेकिन अगर यह दर्रा भारत के पास आ जाए तो जरा इसके फायदे देखिए। अभी भारतीय सेना को पुंछ से उरी जाने के लिए 282 किलोमीटर का लंबा घुमावदार रास्ता लेना पड़ता है, लेकिन अगर भारत हाजी पीर पर कब्जा कर ले तो यही दूरी महज 56 किलोमीटर रह जाएगी। यानी सेना की आवाजाही, रसद पहुंचाना सब कुछ मिनटों में हो सकता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि हाजी पीर दर्रा हमारा ही था। 1965 की जंग में भारतीय जांबाजों ने अपना खून बहाकर इस दर्रे पर कब्जा किया था, लेकिन जंग के बाद हुए ताशकंद समझौते में भारत ने जीती हुई जमीन पाकिस्तान को थाली में सजाकर वापस दे दी। यह एक ऐतिहासिक भूल थी। दिल्ली में हुआ धमाका अब भारत को उसी ऐतिहासिक भूल को सुधारने का मौका दे रहा है। हाजी पीर पर कब्जा करने का मतलब है पाकिस्तान की घुसपड़ वाली नर्सरी को जड़ से उखाड़ फेंकना। यह पीओके की आजादी का पहला कदम होगा। सेना के युद्धाभ्यास जारी हैं, हथियार तैनात हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति चरम पर है और दिल्ली में हुए हमले ने भारत को वो वजह दे दी है जिसका इंतजार था। पीओके का फाइनल एंड गेम शुरू हो चुका है। दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में जिस तरह का तनाव फैल चुका था, उसी तनाव ने अब भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों को एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से पीछे लौटना लगभग असंभव था। यह सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था और इसी कारण सरकार का आक्रामक रुख पहले दिन से साफ दिखाई देने लगा था। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियां जिस पैमाने पर की जा रही थीं, वह इस बात का संकेत था कि इस बार भारत सिर्फ चेतावनी देने के लिए नहीं, बल्कि समस्या की जड़ों को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रॉ और आईबी के निदेशक सभी लगातार बैठकों में शामिल थे और जो भी इनपुट सामने आ रहे थे वे स्थिति की गंभीरता को कई गुना बढ़ा रहे थे। फरीदाबाद से बरामद 2,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुए हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव, पकड़े गए मॉड्यूल की संरचना और डॉक्टर शाहीन शाहिदा की साजिश, यह सब मिलाकर तस्वीर बेहद भयावह हो चुकी थी। जांच में सामने आया कि पिछले 2 वर्षों से यह नेटवर्क चुपचाप भारत के कई राज्यों में अपना जाल फैला रहा था। उनकी कोशिश थी कि भारत में लगातार छोटे बड़े धमाके कर देश को अस्थिर किया जाए और यह सब कुछ पीओके के हाजी पीर दर्रे से संचालित हो रहा था। यही वह दर्रा था जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत में धकेला जाता था। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को पूरा पता था कि यह नेटवर्क हमले की योजना बना रहा है, लेकिन वे इसे रोकने की जगह और अधिक समर्थन दे रहे थे। ऐसे में भारत का धैर्य जवाब देना स्वाभाविक था। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब भारत किसी भी कीमत पर इस नेटवर्क को बख्शने वाला नहीं है। दिल्ली धमाके ने भारत को एक वैध कारण दिया था कि वह समस्या की जड़ तक जाकर कार्रवाई करे और उस जड़ का नाम था पीओके। इस बीच सीमा पर हलचल तेज होती जा रही थी। भारतीय सेना की टुकड़ियां अग्रिम मोर्चों की ओर बढ़ रही थीं। युद्ध सामग्री लगातार भेजी जा रही थी और वायुसेना के एयरबेस दिन रात सक्रिय थे। कई स्थानों पर अचानक युद्धाभ्यास शुरू किए गए, जिससे पाकिस्तान को साफ संकेत मिले कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन असली तैयारी उस कमरे में चल रही थी जहां ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खाका तैयार हो रहा था। यह ऑपरेशन सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का नहीं, बल्कि पीओके के रणनीतिक इलाकों पर कब्जा करने का था, ताकि हमेशा के लिए घुसपैठ की समस्या खत्म की जा सके। वायुसेना ने अपने राफेल, तेजस और सुखोई स्क्वाड्रनों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा था। राफेल स्क्वाड्रन को विशेष रूप से उत्तर भारत के एयरबेस पर तैनात किया गया ताकि वे पीओके के ऊपर हाई प्रिसिजन स्ट्राइक कर सकें। स्कैल्प मिसाइलों को एक्टिवेशन मोड में रखा गया था और मीटियर मिसाइलों को एयर सुपीरियरिटी मिशनों के लिए फिट किया जा रहा था। दूसरी ओर तेजस लाइट फाइटर को पहाड़ी इलाकों में ऑपरेट करने के लिए आदर्श माना गया और इन्हें ऐसे रणनीतिक मोर्चों पर तैनात किया गया जहां से पीओके के मुख्य स्थानों पर तेज और सटीक हमले किए जा सकें। सुखोई 30 MKI को भारी हथियारों के साथ दूर तक मार करने वाले मिशनों के लिए तैयार किया गया। सुखोई पर लॉन्च किए जाने वाले एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलों को भी एक्टिव किया गया। यह मिसाइल पीओके के भीतर मौजूद दुश्मन के बंकरों, लॉन्च पैड्स, हथियार भंडारों और कमांड सेंटरों को चंद मिनटों में ध्वस्त कर सकती थी। जमीन पर भी भारी हलचल थी। आर्टिलरी यूनिट्स, खासकर बोफोर्स और के 9 वज्र तोपों को महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया जा रहा था। सेना की 15वीं और 16वीं कॉर्प्स को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया गया था।
खासकर 19 माउंटेन डिवीजन को आदेश दिया गया था कि वे हाजी पीर दर्रे और आसपास की पहाड़ियों के टोपोग्राफिकल मैप्स का अध्ययन करें और जमीन से कब्जा करने की रणनीति बनाकर तत्काल प्रस्तुत करें। दिल्ली धमाके के बाद रॉ ने भी एक अहम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जैश की महिला ब्रिगेड ने पिछले 1 साल में भारत में करीब 17 नए लॉजिस्टिक पॉइंट बनाए थे। इन पॉइंट्स पर दवाइयां, विस्फोटक, फर्जी दस्तावेज, नकली सिम कार्ड और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा किए गए थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि डॉक्टर शाहीन शाहिदा पीओके स्थित सैयदा अजहर से सीधे संपर्क में थी और उसकी गतिविधियों का हर कदम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा मॉनिटर किया जा रहा था। इससे साफ होता है कि पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा था कि उसका इन धमाकों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। भारत के लिए अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। अगर जड़ को खत्म नहीं किया गया तो यह नेटवर्क बार बार तैयार होता रहेगा और भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहेगा। इसी कारण प्रधानमंत्री ने सेना को साफ आदेश दिए कि वे अपनी पूरी योजना तैयार रखें। जैसे ही राजनीतिक मंजूरी मिलेगी, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भारत ने दुनिया के कई देशों से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत भी शुरू कर दी। अमेरिका, फ्रांस, इजरायल, जापान और कई यूरोपीय देशों को विस्तृत डोजियर भेजा गया, जिसमें दिल्ली धमाके, पकड़े गए आतंकियों, बरामद विस्फोटकों और पाकिस्तान से जुड़े उनके लिंक का पूरा विवरण था। कई देशों ने भारत की कार्रवाई को उचित बताया और कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़े वह करेगा। इस बीच पाकिस्तान में भी हलचल बढ़ने लगी। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी, लेकिन उन्हें पता था कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के पास इसे रोकने का कोई प्रभावी साधन नहीं है। खासकर राफेल और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के किसी भी रक्षा कवच को मिनटों में ध्वस्त कर सकता था। इन सब के बीच सबसे बड़ी बहस चीन की भूमिका को लेकर थी। चीन जानता था कि अगर भारत पीओके पर कब्जा कर लेता है तो सीपीसी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए चीन ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया कि वह स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन भारत ने भी पहले से तैयारी कर रखी थी। लद्दाख और अरुणाचल सीमा पर सेना की अतिरिक्त बटालियन तैनात कर दी गई थी, ताकि चीन अगर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश करे तो उसे तुरंत जवाब दिया जा सके। दिल्ली धमाके ने भारत को वह कारण दे दिया था जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, कार्रवाई की वैधता और जनता का पूर्ण समर्थन। अब भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था, जहां से आगे का हर कदम इतिहास को बदल सकता था। सेना की रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। वायुसेना की स्क्वाड्रनें मिशन मोड पर थीं, नौसेना हिंद महासागर में मुस्तैद थीं और प्रधानमंत्री सिर्फ अंतिम इनपुट का इंतजार कर रहे थे, जो रॉ को पीओके के भीतर से मिलने वाला था। वह इनपुट जिसने आने वाले दिनों की दिशा तय करनी थी और जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ट्रिगर दबना तय हो गया था। रॉ के मुखिया को जैसे ही पीओके के भीतर से वह विशेष इनपुट मिला, पूरा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अचानक से एक निष्क्रिय तैयारियों के चरण से सक्रिय अवस्था में पहुंच गया। यह इनपुट इतना संवेदनशील और इतना निर्णायक था कि खुद एनएसए ने प्रधानमंत्री के साथ आधी रात को मुलाकात की और उन्हें बताया कि जिस महिला ब्रिगेड ने दिल्ली में धमाका किया था, उसकी कमांडर सैयदा अजहर सिर्फ एक आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एक गुप्त प्रोजेक्ट थी, जिसे भारत में बड़े पैमाने पर अराजकता फैलाने के लिए तैयार किया गया था। रॉ ने पहली बार यह भी साबित कर दिया कि दिल्ली धमाके से 1 सप्ताह पहले पीओके में एक बैठक हुई थी, जिसमें जैश, लश्कर, हिजबुल और 2 अलग-अलग पाक सैन्य विंग शामिल थे, और वहीं यह फैसला किया गया था कि भारत की राजधानी को निशाना बनाकर उसे मानसिक और रणनीतिक रूप से कमजोर किया जाए। इस मीटिंग का फुटेज रॉ ने अपनी सैटेलाइट और ह्यूमन इंटेल आधारित तकनीक से रिकॉर्ड किया था, और जब यह फुटेज प्रधानमंत्री के सामने रखा गया तो पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा, अब यह लड़ाई हम पर थोपी गई है, अब इसे खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख को तत्काल बुलाया गया और आधी रात को देश की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य बैठक शुरू हुई, जिसका एजेंडा सिर्फ एक था, पीओके में घुसकर वह सब कुछ मिटा देना जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। उस रात यह भी सामने आया कि हाजी पीर दर्रे के पास स्थित आतंकी लॉन्च पैड अब सिर्फ 4 से 5 दर्जन लड़ाकों का ठिकाना नहीं रहा, बल्कि वहां एक बड़ा कमांड सेंटर बनाया गया था, जिसकी निगरानी सीधे पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कर रहा था। यह कमांड सेंटर पहाड़ की चट्टानों के भीतर बनाया गया था, जिससे इसे साधारण हवाई हमलों से नुकसान पहुंचाना मुश्किल था। लेकिन भारत के पास अब वह क्षमता थी कि ऐसी चट्टानों को भी राफेल और ब्रह्मोस की संयुक्त स्ट्राइक से पिघलाया जा सकता था।
इसी के साथ यह जानकारी भी मिली कि दिल्ली धमाके के मास्टरमाइंड को पीओके से सुरक्षित निकालकर मीरपुर में छुपाया गया है, जहां एक भूमिगत बंकर में उसे बचाए रखने की कोशिश की जा रही है। रॉ के एजेंटों ने पुष्टि की कि हाजी पीर मीरपुर कोटली का इलाका आतंकियों का सुरक्षा गलियारा बन चुका है और यही भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि ऑपरेशन का लक्ष्य सिर्फ 8 से 10 आतंकी कैंपों को नष्ट करना नहीं होगा, बल्कि इस पूरे गलियारे पर सैन्य दबदबा स्थापित करना होगा ताकि हमेशा के लिए घुसपैठ की समस्या खत्म की जा सके। इसी रात वायुसेना को कोड नेम प्रहार 1 जारी कर दिया गया। इसका मतलब था कि सभी स्क्वाड्रन तत्काल फुल कॉम्बैट मोड में जाएंगी। राफेल की स्कैल्प मिसाइलें एक्टिवेट कर दी गईं, सुखोई 30 पर ब्रह्मोस तैयार कर दिए गए, तेजस को हवाई क्षेत्र में तेजी से जाने के लिए लाइनअप किया गया और मिग-29 को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन के लिए असाइन किया गया। उधर थल सेना को ऑपरेशन के जमीनी हिस्से का ब्लूप्रिंट सौंपा गया, जिसमें 2 चरण तय किए गए। पहले चरण में भारतीय सेना हाजी पीर दर्रे के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करेगी और दूसरे चरण में सुरक्षा गलियारे को जड़ से नष्ट करते हुए आगे बढ़ेगी। पैरा एसएफ को विशेष मिशन दिए गए थे, जिनमें दुश्मन के कमांडरों को उनके अड्डों में घुसकर खत्म करना शामिल था। उधर नौसेना ने भी अरब सागर में अपनी तैनाती बढ़ा दी ताकि पाकिस्तान का समुद्री रास्ता पूरी तरह बंद रखा जा सके और अगर चीन समुद्री दबाव बनाना चाहे तो उसे भी तत्काल जवाब मिले। इन तैयारियों के दौरान एक बेहद भावुक पल तब आया जब सेना मुख्यालय में रात के 3 बजे एक जवान ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से पूछा, सर, क्या हम इस बार आधे में रुकेंगे या पूरे रास्ते जाएंगे? कमांडिंग ऑफिसर ने सिर्फ इतना कहा, इस बार भारत पीछे नहीं हटेगा। यह संवाद अगले ही दिन सेना की तकनीकी वायरलेस कम्युनिकेशन में एक प्रेरक संदेश बन गया, जिसने हजारों जवानों के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। उधर मीडिया को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि पूरा ऑपरेशन अत्यंत गोपनीयता के साथ चल रहा था। केवल कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को संकेत दिए गए कि भारत की ओर से बड़ा कदम उठने वाला है, लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया गया कि लक्ष्य क्या है और कैसे किया जाएगा। संसद को भी सिर्फ एक संक्षिप्त जानकारी दी गई, जिसमें कहा गया कि भारत की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ बड़े निर्णय लिए जाने वाले हैं। विपक्ष ने सवाल किए, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कहा, यह समय राजनीति का नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा का है। अगले 24 घंटों में भारत पाक सीमा पर माहौल अचानक बदलने लगा। LOC के कई सेक्टरों में पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें भारतीय सेना की गतिविधियों से कुछ अंदेशा हो गया था। लेकिन भारत ने जानबूझकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्री मैच्योर रिएक्शन ऑपरेशन के लिए खतरा बन सकता था। उधर रॉ का विशेष यूनिट काली छाया पीओके के भीतर जाकर उन स्थानों की लाइव जानकारी भेज रहा था जिन पर भारत को स्ट्राइक करनी थी। ये एजेंट इतने जोखिम में थे कि उनमें से कुछ ने यह भी मान लिया था कि शायद वे वापस न आ सकें, लेकिन वे जानते थे कि उनका हर इनपुट भारत को एक निर्णायक जीत दिला सकता है। इसी दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ। डॉक्टर शाहीन शाहिदा सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन का आवरण डालकर काम कर रही थी, जबकि वास्तव में वह पाकिस्तान के न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा विंग का हिस्सा थी, जहां खास लोगों को ब्रेन वॉश कर आतंकी गतिविधियों में झोंका जाता है। दिल्ली धमाका उसके प्लान का सिर्फ पहला चरण था। दूसरा चरण मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में समन्वित हमलों का था, जिसे दिल्ली धमाके के बाद सक्रिय होना था। लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने पाकिस्तान की इस योजना को समय रहते रोक दिया। रॉ की पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि पाकिस्तान का लक्ष्य भारत के बड़े शहरों में लगातार भय का वातावरण बनाना था, ताकि भारत आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाए और दुनिया में निवेशक भारत को अस्थिर देश के रूप में देखें। यह सुनकर सरकार और सेना दोनों को यह और अधिक स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ एक सीमा पार समस्या नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अस्तित्व का मामला है। अगले ही दिन सुबह 5 बजे मिशन लाल प्रारंभ का कोड जारी किया गया। इसका अर्थ था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी क्षण शुरू किया जा सकता है। सेना की 15वीं कॉर्प्स को अंतिम निर्देश दिया गया और पैरा एसएफ की यूनिटें LOC के बेहद करीब पहुंच गईं। भारत ने पहली बार 120 ड्रोन स्वार्म को भी उपयोग में लेने का निर्णय लिया था, जिनसे पीओके में दुश्मन की गतिविधियों की लाइव फीड मिलती रहती और दुश्मन के रडार जाम किए जा सकते थे। यह तकनीक अभी तक भारत ने किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन में उपयोग नहीं की थी। उधर वायुसेना के फाइटर पायलटों को मिशन के लक्ष्य, समय और मार्ग की गोपनीय जानकारी दे दी गई थी। हर एक पायलट जानता था कि यह मिशन इतिहास बदल सकता है और हर सेकंड की गलती भारी पड़ सकती है। एक और भारत अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा था, वहीं पाकिस्तान में घबराहट बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तानी सेना ने अपने F-16 स्क्वाड्रन को अलर्ट पर रखा, चीन से मदद के लिए गोपनीय संदेश भेजे और संयुक्त राष्ट्र को शिकायत करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन भारत ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया।
दुनिया को भी यह संदेश दिया गया कि भारत सिर्फ आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए था कि वह क्यों अपनी जमीन का उपयोग आतंकवाद के लिए होने दे रहा है। इसके बाद वह क्षण आया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था।